मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द अलमनीर साइंस अकेडमी। मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द सेल। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने बेसिक जो 2 लेक्चर्स किए थे उनमें हम इस पॉइंट तक पहुंचे थे फाइनली कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कौन से और उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स पाई जाते हैं। ऐसे ही है। अब ये जो करेक्टर्स हमने देखी थी और उनकी बुनियाद पे हमने चंद एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स निकाले थे और वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। और वो कौन कौन से हैं जी? वो हैं जी प्लांट्स, वो एनिमल्स हैं, वो है फंजाई, बैक्टीरिया और एल्जी। तो बच्चे ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमने देखा था कि वो सारी के सारे करेक्टर्स पे पूरा उतर रहे थे और उनको हमने कहा था ये लिविंग में कंसिडर किए जाएंगे। तो बच्चे चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लिविंग के ही बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने देखा था कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो करेक्टर्स पाई जाती थी, जो खसूसियत पाई जाती थी, उनमें फर्स्ट पॉइंट क्या था? वो था ऑर्गेनाइजेशन, एक तरतीब थी। हम स्टार्टिंग से एंड तक यही कहते रहे हैं कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी उनको हम लिविंग कंसीडर करेंगे, जिनके अंदर नहीं पाई जाएगी उनको हम लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे। आइए देखते हैं कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है क्या। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को जहन में रखना होगा। ठीक है, जैसे मैं नाम लेता हूँ हार्ट का, तो इस ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी कि ये एक्चुअली है क्या, हार्ट क्या, स्टमक क्या। तो एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि हर चीज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगी वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मेरे पास एक प्लांट है, मेरे पास एक प्लांट है और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? तरतीब है। कौन सी तरतीब है? एक्चुअली ये वाली। ठीक है, प्लांट्स। अब आपको जो जो चीज प्लांट्स हैं या वो एनिमल्स हैं या फंजाई या वो बैक्टीरिया हैं, वो एक्चुअली क्या है? इंडिविजुअल्स। तो ये हैं वो इंडिविजुअल्स। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, वो एक्चुअली क्या है? इंडिविजुअल्स। अच्छा, अब इसके ऊपर ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें एक तरतीब से पाई जाएंगी। तो बेटे ऊपर जो चीज है वो छोटी है, नीचे की तरफ जाएंगे तो चीज क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। तो सबसे छोटा क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। और सबसे बड़ा क्या है? इंडिविजुअल। इसका मतलब इस इंडिविजुअल के अंदर ये सारे के सारी तरतीब पाई जाएगी। और अगर तरतीब पाई जाएगी तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक लिविंग चीज की कैरेक्टर थी। अच्छा, अब मैं आपसे बता दूं, फॉर एग्जांपल मैं आप कहता हूं एक इंसान हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं। अब मेरे अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे मैं कहूं मेरे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मेरे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और मेरे अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं, ये किसकी एग्जांपल है? ये ऑर्गन सिस्टम की। इसी तरह अब उस हर सिस्टम के अंदर क्या पाए जाएंगे? ऑर्गन्स। ये बेटा हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो भी इसी के रिलेटेड है, लेकिन चूंकि हम आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम बताएंगे कि क्यों हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने देखा ऑर्गन सिस्टम की, हमने डिफरेंट एग्जांपल देखी। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद आ जाए ऑर्गन के ऊपर। मैं जैसे आपसे कहूं कि मेरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, क्योंकि सिस्टम से नीचे क्या आ जाता है? ऑर्गन। ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम से क्या आ गया? नीचे ऑर्गन। अब इस ऑर्गन सिस्टम में जैसे स्टमक मेरा एक ऑर्गन है, ठीक है, उसके साथ जो रिलेटेड ग्लैंड्स हैं वो ऑर्गन्स हैं, लिवर वगैरह। तो ये सारे क्या ऑर्गन। अब इन ऑर्गन्स के अंदर क्या होंगे? टिश्यूज। अब जैसे टिश्यूज में मैं आपसे कहूं कि हमारा जो स्टमक है, ऐसे ये जो हमारे जो स्टमक है ये एक ऑर्गन है, इसके अंदर टिश्यूज हैं और वो कौन कौन से? एक्सक्रीटरी टिश्यू हैं। वो क्या करेंगे? वो पेप्सिन वगैरह खारिज करेंगे। तो एक्चुअली वो टिश्यूज बड़े से लेवल पे, छोटे लेवल पे जाए तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे अंदर क्या है? ऑर्गन सिस्टम्स। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या है? ऑर्गन्स। और उसी डाइजेस्टिव सिस्टम में से मैंने एक ऑर्गन पिक किया है जिसका नाम है स्टमक। अब और वो स्टमक एक ऑर्गन है और ये जो स्टमक ऑर्गन है तो ये किससे बना है? ये टिश्यूज से। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कौन सा, जैसे एक्सक्रीटरी टिश्यू। अब वो टिश्यूज किसके बने हैं? वो बने हैं सेल्स के। वो किसके बने बेटे? सेल्स के। और उन सेल्स को हम कहेंगे एक्सक्रीटरी सेल्स। अब जो सेल होते हैं ना, ध्यान सुनना मेरी बात को। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहां तक एक मार्जिन लगाने, यहां तक ये वाला, मैं बताऊंगा ये क्यों मार्जिन आप लगा रहे हैं। अब ये जो सेल है, सेल, ये देखेंगे हम, ये भी कुछ चीजों से बना है, छोटी छोटी चीजों से। इनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज।
और ये ऑर्गेनेल्स किसके बने हैं? मॉलिक्यूल्स के, और मॉलिक्यूल्स एटम्स के, और एटम्स किसके बने हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चूंकि ये मैं एक इंडिविजुअल हूं, तो मेरे अंदर ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन पाई जा रही है, ये सारी की सारी एक तरतीब है। अब बेटे मैं तो था मल्टी सेलुलर, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज्यादा सेल्स थे, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो यूनिसेलुलर है, जैसे कुछ बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, ठीक है, उसके अलावा कुछ फंजाई यूनिसेलुलर है, जैसे यीस्ट है, उनके अंदर चूंकि एक ही सेल पाया जाता है, तो उनके अंदर इस सेल के बाद टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल्स नहीं पाए जाएंगे। ये बात समझ में आ गई है? अच्छा, अगर ये नहीं पाए जाएंगे तो फिर ऊपर वाली सारी ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर पाई जाएगी। अब क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि सर हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया है 4, जिसका नाम है सेल, ठीक है। अब एक्चुअली सेल है क्या? तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि सेल एक्चुअली उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। अब इतनी इंपॉर्टेंस हम सेल को क्यों दे रहे हैं? तो चूंकि हम बायो में पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो बच्चे यहां से लेके सब एटॉमिक से लेके सब एटॉमिक, एटॉमिक, मॉलिक्यूल और ऑर्गेनेली लेवल तक, मतलब ये जो पहले 4 स्टेजेस आ रहे हैं, इनमें से कोई भी लिविंग नहीं है, ये सारे के सारे नॉन लिविंग हैं। तो चूंकि बायो में तो हम पढ़ते हैं लिविंग के बारे में, बायो में हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग के बारे में। जब बायो में हम लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब लिविंग कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है एक सेल से। सेल से नीचे, चूंकि वो सेल को बना रही चीजें, लेकिन वो लिविंग नहीं है, वो ये सारे के सारे लेवल के हैं नॉन लिविंग। लेकिन जो सेल होता है वो लिविंग वाली कैटेगरी में आता है, इसको हम कहते हैं ये जिंदा है। और जिंदा करैक्टर क्या होता है? जो अपनी तादाद को बढ़ा सके, रिप्रोडक्शन कर सके, जो सांस ले सके, जो न्यूट्रिशन कर सके, ये सारी कैरेक्टर्स इस सेल के अंदर पाई जाती हैं। इससे ऊपर ऊपर ना तो ऑर्गेनेली में पाई जाएंगी, ना मॉलिक्यूल्स में, ना एटम्स में, ना ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो इसका मतलब मेरे इंसान के अंदर ये सारी चीजें हैं लिविंग। और मैं इंसान ही नहीं, कोई और ऑर्गेनिज्म की आप एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल प्लांट की मैं लेता हूं। तो प्लांट आपको नजर आ रहा है, और वो क्या है? एक वो इंडिविजुअल है। बच्चे प्लांट एक इंडिविजुअल है। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, तो उनके अंदर होता है कौन सा है? ऑर्गन। अब वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? जैसे लीफ, लीफ एक ऑर्गन है। अब आप कहेंगे सर लीफ अगर ऑर्गन है तो वो किससे बना होगा? वो तो टिश्यू से बना होगा। तो डेफिनेटली ऐसे ही है, उसके अंदर होते हैं मेसोफिल टिश्यूज। अब वो मेसोफिल टिश्यूज किसके बने हैं? वो बने बच्चे सेल्स के। तो वो कौन से सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स? तो यहां तक हम सेल तक पहुंचे, और सेल क्या है? लिविंग। इससे नीचे आप जाएंगे तो नॉन लिविंग है, और वो कौन सा है? वो ऑर्गेनेलिस, वो नॉन लिविंग है, अकेली ऑर्गेनेली नॉन लिविंग है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स, वो भी नॉन लिविंग है, और इसी तरह बेटे एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो भी नॉन लिविंग है। अगर फिर मैं ये कहूं कि हम बात करें तो बच्चों लिविंग में सबसे छोटी चीज क्या है? सेल। उससे भी छोटी चीजें हैं, बट वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग है। कुछ बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन ही नहीं होते। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई, मैं पहले बच्चों से पूछा फॉर एग्जांपल कि बताएं जरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एटम होते हैं या नहीं होते, तो उनके जहन में फौरन आएगा सर लिविंग के अंदर तो सेल्स होते हैं, एटम्स नहीं होते। तो चूंकि सेल्स भी बेसिकली देखिए इतनी चीजों से बने हैं, तो उनके अंदर एटम्स भी आ रहे हैं। तो बेटे हम इंसान हो जो लिविंग है, या कोई और ऑर्गेनिज्म जो इनमें से हो जो लिविंग है, उसके अंदर याद रखना सेल्स भी हैं और एटम्स भी हैं। और एटम्स तो बहुत छोटे हैं, वो एटम्स मिलके बाद में क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मिलके बाद में क्या बनाते हैं जी? ऑर्गेनेलिज। और फिर ऑर्गेनेलिज मिलके क्या बनाते हैं जी? सेल्स। इसी तरह अगर पूछा जाए आपसे कि जी सेल बड़ा होता है या एटम बड़ा होता है, तो आपके जहन में क्लियर कट ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि सेल तो बहुत बड़ा है, सेल से भी नीचे ऑर्गेनेलिज आती हैं, फिर मॉलिक्यूल्स, और फिर कहीं जाके एटम्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दूं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि एक दीवार है, दीवार वो किस चीज से बनी है? वो बनी है ईंटों से। अ वॉल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रिक्स। ओके। अब मैं किसी बच्चे को कहता हूं कि आपने इस दीवार के बारे में स्टडी करके आना है कि ये कैसी है, ये किस चीजों से बनी है, इसकी मिट्टी के अंदर क्या है, क्योंकि ईंटें मिट्टी से बनती है ना। तो आप में से जो क्लेवर बच्चा होगा वो पता क्या करेगा? वो सिर्फ एक ईंट को देखेगा कि वो एक ईंट कैसी बनी है। अब ये जो एक ईंट कैसे बनी है, वो अब उस एक ईंट को देख के अंदाजा लगा लेगा कि भाई ये दीवार ऐसे बनी है। मेरी बात समझ में आई है? कि वो सिर्फ उसने एक ईंट को देखा, और वो एक ईंट जिस तरह की थी वैसे ही सारी की सारी दीवार थी। तो इसी तरह मैं आपसे कहूं कि बच्चे अब मुझे आप बताएं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, तो आप कहेंगे सर हम ऐसे करते हैं कि देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन चीजों से बने हैं वो कैसी हैं। जैसे दीवार थी बनी ईंटों से, तो ईंट देखी तो दीवार के बारे में पता चल गया। इसी तरह आप ऐसे करें कि आप ऐसी चीज को ढूंढें जो सभी में कॉमन हो। जैसे ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किस चीज से बने हैं? जिस चीज से वो बने हैं हम उस चीज को अच्छे तरीके से देखेंगे। जब उसके बारे में हमें आइडिया हो जाएगा, तो हमें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक्चुअली आइडिया हो जाएगा।
तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी छोटी चीज है जिसके बारे में हम अच्छे तरीके से देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं। तो क्या वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं? नहीं, ये नॉन लिविंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां तक लिविंग हमारी कैटेगरी आ रही है। उसके बाद एटम्स, एटम्स के बारे में नहीं आप देखेंगे, क्योंकि ये भी नॉन लिविंग है। मॉलिक्यूल्स, ये भी नॉन लिविंग है। और बच्चे ऑर्गेनेलिज अगर अकेली सेपरेटली पड़ी हैं तो वो भी नॉन लिविंग है। तो फिर इसका मतलब अगर सेल आ जाए ना तो वो होता है लिविंग। अगर सेल है तो इसका मतलब आप अच्छे तरीके से सिर्फ इस सेल को देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि चूंकि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर सेल ऐसा है तो इनसे बनने वाले ऑर्गेनिजम्स भी वैसे होंगे। जैसे एक ईंट जैसी है वैसे ही वॉल होगी। तो यहां तक मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और वो ये है कि जब भी किसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, तो जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है, उसको एबीसी नहीं आती, तो इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। क्यों भी? क्योंकि उसको बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो इसी तरह आपके लिए लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी बेसिक्स है। और देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी चीज सेल है, तो अगर आप सेल के बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो फिर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रॉपरली स्टार्ट करना। तो बच्चे सबसे पहली बात यह है कि एक दीवार की जो ईंट है वो इसका बेसिक बेसिक यूनिट है। यूनिट किसको हम कहते हैं? किसी छोटी चीज को, मतलब वो छोटी चीज जो मिलती है बार बार और वो एक बड़ी चीज बनाती है, उस छोटी चीज को हम कहते हैं यूनिट है। जैसे एक दीवार का यूनिट क्या है? एक ईंट है। इस मैटर का यूनिट क्या है? ये जो मादा है ये बना है एटम्स से, तो इसका यूनिट क्या है? वो है एटम्स। तो सेम एज इट हम कहेंगे जो बायोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो लाइफ का यूनिट है, बुनियादी यूनिट, उसको हम कहते हैं वो है हमारा सेल। और आज हमें ये पता चल गया कि सेल को यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल ही वो बेसिक चीज है जो सबसे छोटी भी है और लिविंग भी है। और इससे छोटी भी चीजें पाई जाती हैं बट वो लिविंग नहीं है, तो इसीलिए हम सिर्फ यूनिट किसको हम कहेंगे? वो हम सेल को कहेंगे। तो चले बच्चे, सबसे पहले मैं लिखूंगा ये कि सेल इट इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल है कि लाइफ का यूनिट है, उसको हम कहते हैं जी ये सेल है। अच्छा, एक पॉइंट तो आप ये बना लें, लेकिन ये यूनिट कौन सा है? इसको हम कहते हैं यूनिट है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। इस यूनिट को सिंपली यूनिट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और फंक्शन भी बनाते हैं, करते हैं। कैसे जी? फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि जब एक इंसान बनता है, फॉर एग्जांपल एक इंसान कह लें या एक प्लांट कह लें या जो भी, अगर मैं देखूं तो जब एग और स्पर्म्स मिलते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है? जाइगोट। और बच्चों वो एक सेल होता है। जाइगोट क्या होता है? एक सेल। अब वही जाइगोट टूटता है माइटोसिस के जरिए, टूट के बहुत ज्यादा सेल्स बनाते हैं। और आज जो भी हमारी बॉडी है वो सिंपली एक सेल से बनी है, और वो जाइगोट एक सेल था। उसकी डिवीजन के बाद, उसके टूटने के बाद आज हम इतने ज्यादा सेल्स वाला ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, मल्टी सेलुलर। और इसका मतलब फिर मैं ये कहूंगा कि आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना है वो कौन बना रही है? वो सेल्स ही बना रहे हैं। पहले भी एक सेल था, फिर वो टूट के दो बना गए, दो टूट के चार, इस तरह सेल्स की तादाद बढ़ती गई। जब सेल्स की तादाद बढ़ती गई तो एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। तो इसका मतलब सेल को हम कहेंगे ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ नजर आ रहा है, इसमें जो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये किस वजह से? ये सेल्स की वजह से। क्यों? क्योंकि ये सेल्स टूट रहे थे, इन्होंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये जो मेरी फिंगर्स बनाई, तो ये फिंगर जो आपको जो चीज जिस तरह की भी नजर आती है वो एक्चुअली सेल्स की वजह से ही है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा ये जो यूनिट है वाकई ही यूनिट है, ये सेल का लाइफ का छोटे से छोटा पार्ट है, लेकिन ये यूनिट तो है। और वो कौन सा है? वो स्ट्रक्चरल भी है और साथ में ये फंक्शनल भी है। फंक्शनल कैसे जी? बेटा बॉडी का हर फंक्शन कौन करते हैं? ये जो है ना वो सेल्स। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक फैक्ट्री है साबुन बनाने वाली, उसके आप देखें ना, ये कहा जाए कि ये फैक्ट्री साबुन बनाती है, तो क्या उसकी दीवारें साबुन बनाएंगी? ऐसा तो नहीं है। तो फिर साबुन कौन बना रहा है? आप जाएं, देखें, और देख के पता चलता है आपको कि वहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं जो एक्चुअली साबुन बना रहे हैं। और जब वर्कर्स काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये पूरी की पूरी फैक्ट्री हम काउंट करते हैं कि ये साबुन बना रही है। तो इसी तरह अगर बॉडी में देखा जाए तो जो बॉडी फंक्शन करती है वो सारे के सारे फंक्शन तभी पॉसिबल हैं अगर उसके वर्कर्स काम करें, और उसके वर्कर्स कौन से हैं? वो हैं सेल्स। तो इसका मतलब सेल तो फंक्शन भी करते हैं और बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और सबसे छोटे भी हैं, तो उनको हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड द यूनिट्स। द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड द सेल। तो बच्चे हमने सेल के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली है कि सेल है क्या, ठीक है, इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, और उसके बाद इसको बेसिकली यूनिट क्या क्यों कहा गया था, क्योंकि हम आज तक पढ़ते आए हैं कि यूनिट है लेकिन हमें पता नहीं है कि यूनिट क्यों कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें जी,
नंबर ऑफ द सेल्स, बच्चे सभी ऑर्गेनिज्म देखें, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया और एल्जी, जिसमें अगर हम आते तो हम भी एनिमल वाली कैटेगरी में आते हैं। तो आप मुझे देख सकते हैं मैं मल्टी सेलुलर हूं, जो चीज आपको नजर आ रही है वो मल्टी सेलुलर में ही होती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक प्लांट आपको नजर आता है तो वो भी मल्टी सेलुलर है, मैं नजर आ रहा हूँ तो मैं मल्टी सेलुलर हूँ, ठीक है। कोई फंजाई आपको नजर आती है तो वो भी मल्टी सेलुलर है, अगर आपको एल्जी नजर आती है तो वो भी मल्टी सेलुलर है। तो फिर यूनिसेलुलर क्या हुए, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल है, जिनको आप आम आंख से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया, जैसे कुछ फंजाई जिसका नाम है यीस्ट वगैरह, तो वो सारे के सारे क्या हैं, वो यूनिसेलुलर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक सेल पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे, यूनिसेलुलर, और जिनमें ज्यादा सेल्स पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर। तो इसका मतलब इसको मैं फिर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूं, यूनी सेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो टू कैटेगरीज होगी, वन आर द यूनिसेलुलर एंड अदर इज द मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होगा, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं, यहां तक ऑर्गेनाइजेशन ये पाई जाएगी, क्योंकि सेल्स एक सेल है तो बस इसके बाद टिश्यूज नहीं बनेंगे, क्योंकि टिश्यूज कैसे बनते हैं, सेल्स के मिलने से, और ऑर्गन कैसे बनेंगे, वो जो है ना वो टिश्यूज के मिलने से। तो एक्चुअली यूनिसेलुलर में ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ यहां तक पाई जाएगी, और मल्टी सेलुलर जो भी होंगे उनमें टिश्यूज भी पाए जाएंगे, ऑर्गन भी, ऑर्गन सिस्टम भी, और साथ में इंडिविजुअल तो वो बनेंगे। तो उसके बाद देखिए जी, नेक्स्ट सरप्राइजिंग रियलिटी। ये बच्चे मैंने एवं जो है ना कोई हेडिंग बना दी है ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ाया जाए सेल के बारे में। इसकी रीजन ये है क्योंकि हमें पता चले कि सेल इतना इंपॉर्टेंट है। और अगर बच्चे मैं आपसे कहूं ना, सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी, अगर आप सेल की स्टडी करना शुरू कर दें ना तो आप नहीं कर सकते। इसकी रीजन ये क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, और ये इस चीज का आइडिया इस तरह से लगा सकते हैं कि मैं आपसे कहूं कि पूरी दुनिया के प्लांट्स खत्म होने जा रहे हैं, क्यों जी, कोई बीमारी आई है और वो पूरी दुनिया के प्लांट खत्म हो गए। लेकिन आपको पता चलता है कि सर एक कंट्री है, जैसे मैं कहूँ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर एक ऐसा प्लांट है जो बिल्कुल पाक है, मतलब उसके ऊपर किसी भी पैथोजन ने अटैक नहीं किया। तो इसका मतलब सिर्फ वो एक प्लांट है जो बिल्कुल साफ और पाक है। आप जाएंगे वहां और आप चाहते हैं कि दुनिया से प्लांट खत्म ना हो, आप वहां पे जाएं, वहां पे जाके सिर्फ वो सेल्स निकाल लें, क्या निकाल लें, पूरे को, आप पूरे के पूरे प्लांट को भी ना देखें, अगर उसका एक सेल भी आपको सही मिलता है ना, जो जिसके अंदर बीमारी नहीं है, तो आप उस सेल को अलहदा करें। उस सेल को अलहदा करने के बाद उस सेल को वो सारी की सारी कंडीशंस प्रोवाइड करें जो उसको चाहिए, मतलब उसकी ग्रोथ के लिए जो जो चीज रिक्वायर है वो उसको प्रोवाइड करें। तो आप देखेंगे पेट्री डिश के अंदर कर लें या जैसे मर्जी कर लें, आप देखेंगे कि उस एक सेल से एक नया प्लांट बन जाएगा। बच्चे उस एक सेल से जो एक नया प्लांट बन रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि एक्चुअली एक सेल से एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन सकता है, और ये कोई सरप्राइजिंग रियलिटी नहीं है, और ये कोई इतना ज्यादा जो है ना वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ये आप वैसे भी तो देखिए ना कि हम भी तो एक सेल से बने हैं, हम भी तो जाइगोट जो था वो एक ही सेल था, उसी से बने हैं। तो ये भी मैं वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि एक अगर प्लांट एक सेल से बना है तो वो भी एक सेल ही है। तो आप कहेंगे सारे एक सेल के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया है। जैसे मैं आपसे कहूँ यहां से मेरा एक सेल निकालें और उसे निकाल के पेट्री डिश में रख के हर एक कंडीशन प्रोवाइड करें, और एक दिन मेरे जैसा इंसान बन जाएगा। तो इसका मतलब एक सेल के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो सेल पूरा का पूरा इंसान बना रहा है। अरे बच्चे इंसान के बारे में तो आप देखें कि इतने ज्यादा ऑर्गन्स हैं, इतने ज्यादा ऑर्गन्स, और हर एक ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ स्टमक, वो फूड को डाइजेशन कर रहा है, ऐसे ही है। उसके बाद जो है वो आपका ब्रेन है, वो थिंकिंग वाला काम कर रहा है। आपका हार्ट है, वो ब्लड पंपिंग वाला काम कर रहा है। आपका जो लिवर है वो भी ब्लड फिल्ट्रेशन में काम कर रहा है, और किडनी भी ब्लड फिल्ट्रेशन में काम कर रही है। तो इसका मतलब हर एक ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और एक इंसान जिंदा है। और इन केस अगर आपकी बॉडी का कोई एक सेल, सॉरी एक ऑर्गन काम करना छोड़ दे, आपकी बॉडी का कोई एक ऑर्गन काम करना छोड़ दे, जैसे हार्ट काम करना छोड़ दे, क्या आप जिंदा रहेंगे? नहीं, क्योंकि जो हार्ट का काम था वो क्या था, ब्लड पंपिंग वाला। अगर ब्लड ही पंप नहीं होगा तो इसका मतलब आपकी बॉडी किसी काम की नहीं। आपका स्टमक फूड डाइजेस्ट नहीं करेगा, आपका स्टमक बिल्कुल खराब हो गया तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो एक्चुअली मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि जिस तरह एक इंडिविजुअल को काम करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स की जरूरत है, और अगर वो ऑर्गन्स काम करेंगे तो एक इंडिविजुअल जिंदा रहता है। इसी तरह एक सेल के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, एक सेल के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगी और वो एक सेल बनाएंगी। अब वही एक सेल डिवीजन कर करके एक इंसान बना सकता है। तो आइए देखते हैं जरा वो कौन सी चीजें हैं जो सेल के अंदर हैं और वो अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के बाद एक सेल को जिंदा रखती हैं।
और वो कौन सी बच्चे, वो हमने देखी कि सेल किस चीज से बने हैं, वो बने हैं ऑर्गेनेलिज से। किससे बने बेटे, ऑर्गेनेलिज से। और ये ऑर्गेनेलिज ही वो चीजें हैं जो डिफरेंट, एक कोई ऑर्गेनेली किसी एक चीज का नाम नहीं है, पहली बात तो ये याद रखें। ये डिफरेंट चीजें हैं और ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिज डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे और इसके रिजल्ट में एक सेल जिंदा रहेगा। चले जी, अब मैं आपसे कहता हूँ ये एक आपके सामने एक सेल है, ध्यान सुने बच्चे। अब ये सेल आप देखें तो आपको कैसा नजर आएगा। फॉर एग्जांपल ये इसके बाहर है सेल मेम्ब्रेन, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। ये एक सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद सेंटर में आपको क्या नजर आएगा, न्यूक्लियस। उसके बाद देखिए बच्चे ये साइटो सेल मेम्ब्रेन और ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। इस सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के दरमियान में ये वाली जगह इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये मेजर चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन, सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो जगह है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब अच्छा, साइटोप्लाज्म के बाद आप देखें जी, ये आपको डिफरेंट ऑर्गेनेलिज नजर आ रही है। देखें जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि एक बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे और एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। इसी तरह एक सेल के अंदर ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगी और क्या है, एक सेल जिंदा रहेगा। अब ये जो सेल इस ऑर्गेनेलिज में देखा जाए तो जैसे ये राइबोसोम है, राइबोसोम इसका काम है प्रोटीन बनाना। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका काम क्या है, एटीपी बनाना। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसका काम है ग्लूकोज बनाना। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका काम है चीजों को ट्रांसपोर्ट करना या प्रोटीन सिंथेसिस। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसका काम है पैकिंग करना। और इसी तरह बेटे ये वाला हमारे पास है जी सेंट्रियोल्स, जिनका काम है माइटोटिक स्पिंडल्स बनाना। ये हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन के अंदर। तो एक्चुअली आपने देखा कि एक सेल के अंदर डिफरेंट चीजें जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलिज, वो काम कर रही हैं। और जब वो ऑर्गेनेलिज काम करेंगी तो वो ऑर्गेनेलिज ही काम करने के बाद एक पूरे सेल को जिंदा रखेंगे। तो ये था बच्चे हमारा बेसिकली सेल के बारे में कि हमने सेल जो पढ़ना है वो देखा जाए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो कहाँ पे स्टैंड करता है, वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो जो जहां पे खड़ा हुआ है तो आपको सेल के बारे में पता चल गया। आप कहेंगे सर सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज भी होंगी। अब वो ऑर्गेनेलिज जो हैं वो किससे बनी होंगी, वो मॉलिक्यूल से, और वाकई ऐसे है। और वैसे जब हम देखेंगे ना ये ऑर्गेनेलिज तो आपके जहन में कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमने खुद ही बात की थी कि ऑर्गेनेलिज किसकी बनी है, मॉलिक्यूल्स की। तो क्या जब हम ऑर्गेनेलिज को स्टडी करेंगे तो क्या हम देखेंगे इसमें कि भाई ये वाकई ही इन मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है। ठीक है, अच्छा वो मॉलिक्यूल्स किसके बने हैं, वो एटम्स के। तो ये अब आपने जब चैप्टर स्टडी करना है तो आपके जहन में फौरन क्लियर हो जाना चाहिए कि सेल को स्टार्ट करने से पहले हम इसका मतलब हम देखेंगे कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज कौन सी हैं। तो ये जो ऑर्गेनेलिज हैं वो हैं और वो वाकई मॉलिक्यूल से बनी है या नहीं। अब वो मॉलिक्यूल्स किन से बने हैं, एटम से। और एटम्स किस चीज के बने हैं, वो बने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। तो यहां तक हमने देख लिए और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम बेसिकली बुक के जो हैं टॉपिक उनके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।